students, this is your science class, and in this video we are going to discuss the first chapter of 10th class, that is chemical reactions and equations. So students, let's first familiarize with the basic concept of chemical reactions. स्टूडेंट्स अगर हम बात करें बेसिकली केमिकल रिएक्शंस क्या होती है, तो स्टूडेंट्स एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें न्यू सब्सटेंसेस न्यू प्रॉपर्टीज़ के साथ बनेंगे विथ वन और मोर सब्सटेंस। मतलब अगर मैं बेसिकली कहूँ कि केमिकल रिएक्शन में क्या होगा, कोई भी एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस किसी न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन करेंगे, उसे हम कहेंगे केमिकल रिएक्शन। अगर बच्चों हम बात करें केमिकल रिएक्शन में, हमारे यहाँ पर दो कंसेप्ट्स निकल के आते हैं, एक है रिएक्टेंट और एक है प्रोडक्ट। अगर मैं बेसिकली आपको कहूँ कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या है, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को आप ऐसे समझ सकते हैं, आपने केमिकल रिएक्शन में इस तरह का एक एरो का निशान देखा होगा हमेशा। इस साइड यानी कि लेफ्ट हैंड साइड अगर हम कहें, जितने भी आपके सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं उनको हम कहेंगे रिएक्टेंट, एंड इस साइड जितने भी सब्सटेंसेस हैं उनको हम कहेंगे प्रोडक्ट। अगर हम बाय डेफिनेशन बात करें तो ऐसे सब्सटेंसेस जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं या पार्ट लेते हैं उनको हम कहेंगे रिएक्टेंट्स, और उसके बाद जो रिजल्ट होता है यानी कि जो सब्सटेंस अब बनेगा केमिकल रिएक्शन में, रिएक्टेंट के बीच रिएक्शन होने से उसे हम कहेंगे प्रोडक्ट। सो अगर मैं आपको बताऊं कि जैसे हमने अभी बात की एरो के निशान से इस साइड जो भी सब्सटेंसेस थे इन्होंने रिएक्ट किया, इनको हम कहेंगे रिएक्टेंट, और जो न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन हुई इसे हम कहेंगे प्रोडक्ट। अगर हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू बात करें तो लाइक डाइजेशन ऑफ फूड है, हमारे अंदर जो डाइजेशन होता है फूड का वो भी टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है। रेस्पायरेशन भी, रस्टिंग ऑफ आयरन यानी कि लोहे में जंग लगना भी एक केमिकल रिएक्शन है, ये हम आगे ब्रीफली इसको पढ़ेंगे। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, ये भी हम इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे। एंड फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, आपने देखा होगा जो मिल्क से दही या कर्ड में कन्वर्जन होता है वो भी स्टूडेंट्स टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है, यानी कि एग्जाम्पल्स में इंक्लूड होता है। अगर हम बात करें कि किस तरह पता चले कि हमें यहाँ पर कोई केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई, सपोज़ आपने कोई टू सब्सटेंसेस को रिएक्ट करवाया है, या मान लो आपने कोई और आप ऑब्जर्व कर रहे हो कोई भी सब्सटेंस, तो कैसे आप फाइंड करोगे कि केमिकल रिएक्शन प्रोसीड की है या नहीं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि 4 कंसेप्ट्स हैं हमारे या 4 पॉइंट्स हैं जिनके थ्रू हम फाइंड आउट कर सकते हैं whether the chemical reaction takes place or not. So let's discuss some basic concepts that involves in a chemical reaction. स्टूडेंट्स, अगर सब्सटेंसेस के स्टेट में चेंज आ रहा है तो हम कहेंगे कि हाँ यहाँ भी केमिकल रिएक्शन हो रही है। अगर हम बात करें स्टेट की तो टोटल हम 3 स्टेट्स पढ़ते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सेम एज इट इज़, अगर सब्सटेंस की किसी भी स्टेट में चेंज आया है तो डेफिनेटली वहाँ कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हुई है। अगर सब्सटेंस के कलर में चेंज आ रहा है तो वहाँ भी केमिकल रिएक्शन हो रही है। और अगर सब्सटेंस का टेम्परेचर चेंज हुआ है, लाइक जब रिएक्शन हम कोई भी करवाते हैं तो मोस्टली केसेस में होता है कि टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा, तो उस कंडीशन में भी केमिकल रिएक्शन होगी। और अगर कोई गैस वहाँ से इवॉल्व हो रही है, कोई गैस रिलीज हुई है, तो इसका मतलब भी ये भी एक सिंबल है कि वहाँ केमिकल रिएक्शन हुई है। सो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कि किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं केमिकल रिएक्शंस को, तो यहाँ आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड मैंने अभी आपको बताया था, एरो से लेफ्ट हैंड साइड ये हमारे रिएक्टेंट है, और एरो से राइट हैंड साइड ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं। इस तरीके से हम केमिकल रिएक्शंस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं जिंक को और सल्फ्यूरिक एसिड को रिएक्ट करवाया और उसके बाद जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन की फॉर्मेशन होती है। और केमिकल, ये वर्ड इक्वेशन है स्टूडेंट्स, वर्ड इक्वेशन का मतलब है यहाँ हमने इनको सिंबॉलिक फॉर्म में नहीं लिखा, डायरेक्ट जिंक को हमने जिंक ही लिखा है, और केमिकल इक्वेशन में हम जिंक का जो सिंबल है Zn उससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड, इसका फॉर्मूला होता है H2SO4। स्टूडेंट्स याद रखना, सल्फ्यूरिक एसिड को किंग ऑफ एसिड्स भी कहा जाता है, ओके। उसके बाद जब ये दोनों एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं तो जिंक सल्फेट यानी कि ZnSO4 की फॉर्मेशन होती है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है।
ओके, तो ये एक तरीका है कि हम कैसे केमिकल रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं। अब स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने चैप्टर के नाम में यहाँ देखा है, केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशंस, तो हम केमिकल रिएक्शन को तो पढ़ चुके हैं, बेसिक कंसेप्ट हमें समझ आ गया है कि बेसिकली केमिकल रिएक्शंस होती क्या है। लेकिन अगर हम बात करें केमिकल इक्वेशन की, सो लेट्स डिस्कस अबाउट इट। केमिकल इक्वेशन क्या होगी स्टूडेंट्स? कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है किसके थ्रू? केमिकल इक्वेशन के थ्रू। इसमें हम सिंबल्स का यूज़ करते हैं, एलिमेंट का कोई भी सिंबल है या केमिकल फॉर्मूला है रिएक्टेंट के अंदर और प्रोडक्ट के अंदर भी, साथ में उसकी फिजिकल स्टेट भी हम मेंशन करते हैं। यानी कि यहाँ आप देख सकते हो ये केमिकल इक्वेशन है। यहाँ आपने देखा, हमने यहाँ पर जिंक को इस फॉर्म में ना लिखकर जेडन यानी कि सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा। सल्फ्यूरिक एसिड को वर्ड इक्वेशन में हमने वर्डिंग की फॉर्म में लिखा है और यहाँ पर हमने सिंबल से या यानी कि उसके केमिकल फॉर्मूला से रिप्रेजेंट किया है। तो इसी को हम कहेंगे केमिकल इक्वेशन। साथ में स्टूडेंट्स कुछ इक्वेशंस ऐसी भी होती हैं जहाँ आपको ब्रैकेट की में, जैसे अगर हम कहें कि जिंक है, इसके ब्रैकेट में आपको यहाँ पर कई बार एस या फिर एल या फिर जी, वो डिपेंड करता है यहाँ जो कौन सा सब्सटेंस हमारे पास प्रेजेंट है, कौन सा एलिमेंट है, उसके अकॉर्डिंग। तो स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पर प्रेजेंट है एस ब्रैकेट के अंदर, तो ये रिप्रेजेंट करता है सॉलिड स्टेट को। अगर यहाँ पर है एल, तो ये रिप्रेजेंट करता है लिक्विड स्टेट को। अगर ब्रैकेट के अंदर गिवन है जी, तो ये रिप्रेजेंट करता है गैसियस स्टेट को। यानी कि अगर कुछ रिएक्शंस ऐसे मिलेंगी, जैसे यहाँ हाइड्रोजन गिवन है, हो सकता है हाइड्रोजन के ब्रैकेट में आपको इस तरह से जी लिखा हुआ मिले, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये जी यहाँ पर गैसियस फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है। जो H2SO4 है ये लिक्विड में है, तो इसके ब्रैकेट में एल लिखा मिले तो यहाँ भी कंफ्यूज नहीं होना है, इसका मतलब हमने यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड को लिक्विड फॉर्म में लिया है। तो ये फिजिकल स्टेट को मेंशन करते हैं स्टूडेंट्स इस तरीके से, जो हमने अभी पढ़ा भी है। आगे अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक की, तो कुछ नेसेसरी कंडीशंस भी होती हैं, लाइक टेम्परेचर है, प्रेशर है और कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है स्टूडेंट्स? कैटलिस्ट अगर वर्ड को आप समझो तो कोई ऐसा सब्सटेंस या कोई ऐसा केमिकल ये हो सकता है जो रिएक्शन को स्पीड अप करेगा, यानी कि रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करता है। जो नॉर्मल एक रिएक्शन हो रही है उसके अंदर अगर हम कैटलिस्ट को इन्वॉल्व करेंगे तो वो रिएक्शन को स्पीड अप करेगा और साथ में रिजल्ट भी हमें फास्टली वहाँ से मिलते हैं। और कैटलिस्ट बच्चों एक और चीज़ है, कैटलिस्ट रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा लेकिन उसके बाद प्रोडक्ट बनने के बाद एज इट इज़ कैटलिस्ट हमारा निकल जाता है, प्रोडक्ट में वो कभी भी इन्वॉल्वमेंट नहीं करता। सो इस तरीके से अगर हम कहें कि जो नेसेसरी कंडीशंस हैं लाइक टेम्परेचर, प्रेशर एंड कैटलिस्ट, इनको भी एरो के बीच में ही हमें लिखना चाहिए, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में। यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में कैसे? यहाँ पर इस एरो के ऊपर हम यहाँ बहुत सारी रिएक्शंस आएंगी, आप देखोगे यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई मिलती हैं, नीचे लिखी हुई मिलती हैं। तो ये केमिकल इक्वेशंस में हम यहाँ पर टेम्परेचर, प्रेशर और कैटलिस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर स्टूडेंट्स मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताऊँ, जैसे मान लो आपने कोई भी रिएक्टेंट है, यहाँ पर रिएक्ट किया इसने और ये प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हुई, और स्टूडेंट्स ये रिएक्शन हो रही है 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। तो आप या तो ऐसे लिखोगे या केल्विन में अगर लिखना चाहो वो भी हो सकता है। और अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर कैटलिस्ट हमने एक HCl या H2SO4 कोई भी एसिड हमने यहाँ डाल दिया है, या जैसे आप देखते हैं जैसे अगर हम बात करें फोटोसिंथेसिस की, फोटोसिंथेसिस में यहाँ लिखा हुआ मिलता है क्लोरोफिल, ओके, और या फिर साथ में लिखा हुआ मिलता है सनलाइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये रिएक्शन क्लोरोफिल में हो रही है और सनलाइट की प्रेजेंस में हो रही है। तो इस तरीके से हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं एरो के ठीक ऊपर, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। यहाँ पर एक रिएक्शन गिवन है, मैग्नीशियम को जब एयर की प्रेजेंस में जलाया गया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन हुई, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन फॉर्मेशन हुई है मैग्नीशियम ऑक्साइड की। स्टूडेंट्स, इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी आ जाता है कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले साफ़ क्यों किया जाता है? क्योंकि वो मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन करता है ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने से। सो लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट कंसेप्ट, दैट इज़ बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। बैलेंसिंग में हम क्या पढ़ेंगे? यहाँ से जैसे आप
आपको एक चीज़ नोट करनी है कि हमने अभी बात की रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, यानी कि जो रिएक्टेंट है और जो प्रोडक्ट यहाँ से निकल रहा है, तो क्या दोनों की क्वांटिटी इक्वल है? अगर आपने 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के ऐड किए यहाँ पर, तो क्या प्रोडक्ट में भी वो 10 मॉलिक्यूल्स ही निकल रहे हैं? ये हम पढ़ेंगे। सो वन बाय वन हम कंसेप्ट्स डिस्कस करते हैं। पहले हम बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन में पढ़ेंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि मैटर को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है स्टूडेंट्स? मैटर को कभी भी ना बनाया जा सकता है, ना ही एक केमिकल रिएक्शन में डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ये आपने 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा। और मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास शो करता है। और साथ में ही जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं जितने भी केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, मैंने अभी आपको बताया, सेम वही पॉइंट है ये कि जितने भी एलिमेंट के नंबरिंग इन्वॉल्व होगी केमिकल रिएक्शन में, वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड में इक्वल होनी चाहिए। यानी कि जितने भी एलिमेंट रिएक्टेंट साइड इन्वॉल्व हुए हैं उतने ही प्रोडक्ट साइड भी होंगे। यानी कि अगर यहाँ पर हाइड्रोजन की 10 एलिमेंट है, तो यहाँ भी हाइड्रोजन के 10 एलिमेंट्स ही होने चाहिए, तभी हम कहेंगे कि रिएक्शन दोनों तरफ क्या है, बैलेंस्ड है। सो स्टेप वाइज हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह से बैलेंसिंग होगी। इसको हम हीट एंड ट्रायल मेथड भी बोल देते हैं। सो स्टेप 1 में हम क्या डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स? कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसको आपने बॉक्सेस में उसके फॉर्मूला को आपने राइट डाउन कर लेना है। कुछ भी आप चेंज नहीं करेंगे बॉक्सेस के अंदर, सेम एज इट इज़ जो रिएक्टेंट गिवन है और जो प्रोडक्ट बन रहा है उनको एज इट इज़ आपने बॉक्सेस में लिखना है। उसके बाद सेकंड स्टेप हमारा क्या रहेगा? हमें उसके बाद जो एटम्स के नंबर हैं हर एक एलिमेंट के, उनको काउंट करना है दोनों ही साइड। केमिकल इक्वेशन में यहाँ आप देख सकते हैं हमने क्या किया, जो आयरन और वाटर है ये रिएक्टेंट साइड था, तो हमने सबसे पहले एलिमेंट्स को फाइंड आउट किया कि रिएक्टेंट साइड आयरन है, हमने आयरन को नोट डाउन किया। यहाँ पर वाटर यानी कि जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, ये एलिमेंटल फॉर्म में लिखा। यहाँ पॉइंट एक ये समझना है स्टूडेंट्स आपने कि ये H2O यहाँ मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, तो आप ऐसे नहीं लिखेंगे कि यहाँ पर हमने एक H2O यहीं डायरेक्ट H2O लिख दिया, नहीं, ये एक मॉलिक्यूल है तो आप इसको एलिमेंटल फॉर्म में लिख रहे हो। मॉलिक्यूल होता है ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स। आपने अब ये देखना है ये मॉलिक्यूल किस किस से मिलकर बना है, ये हाइड्रोजन एलिमेंट और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है, तो आपने इसी फॉर्म में इसको लिखना है। उसके बाद आयरन कि कितने नंबर हैं यहाँ पर, ये आपने देखना है। यहाँ पर आयरन Fe हमारे पास सिर्फ एक ही है। हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं, 2 हाइड्रोजन से, यहाँ आप देख सकते हो स्टूडेंट्स ये H2O हमने लिखा है, तो ये 2 यानी कि हाइड्रोजन 2 यहाँ पर प्रेजेंट है। और अगर मैं कहूँ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन 1 प्रेजेंट है। इसी तरीके से आपने इस टेबल के अंदर इसको लिख देना है। सेम एज इट इज़ अगर हम बात करें प्रोडक्ट साइड में, तो प्रोडक्ट साइड में आप देख सकते हैं आयरन 3 है, यानी कि Fe 3 है। और जो हाइड्रोजन है हमारे, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, हाइड्रोजन आपने 2 लिखने हैं। और अगर हम बात करें ऑक्सीजन कितनी है, तो ऑक्सीजन टोटल 4 है, ऑक्सीजन को हम यहाँ पर 4 मेंशन करेंगे। तो अगर हम बात करें कि अब बैलेंसिंग आप खुद देख सकते हो, आयरन यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, तो यानी कि इक्वल नहीं है। लेकिन हाइड्रोजन बैलेंस्ड है और ऑक्सीजन भी हमारी बैलेंस्ड नहीं है। तो जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें हमें यही पॉइंट लेकर चलना है कि यहाँ पर क्या नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों तरफ इक्वलाइज हैं या नहीं है। तो हमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो मैक्सिमम नंबर है उसको हम लिखेंगे यहाँ पर, उसको लेकर चलेंगे। जैसे आप यहाँ देख सकते हो हमने डायरेक्ट ही इक्वेशन लिखी थी, ये इक्वेशन। उसके बाद जो स्टेप 3 है हमारा, हमने क्या किया, यहाँ पर जो नंबर था एलिमेंट का उसको इक्वलाइज किया, यानी कि जिसके पास मैक्सिमम नंबर है उसको हमने पहले फ्रंट में लिखा यहाँ। जो है सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ पर है ऑक्सीजन 4। ऑक्सीजन को हम कैसे चेंज करेंगे, अब आपने ये समझना है स्टूडेंट। सबसे पहले आपको एक पॉइंट समझना है, जो 4H2O ये गिवन है, यानी कि जो ये 4 है ये इस हाइड्रोजन के भी मल्टीप्लाई में है और ऑक्सीजन के भी, यानी कि यहाँ हाइड्रोजन के साथ भी इसको मल्टीप्लाई हम करेंगे और ऑक्सीजन के साथ भी। और अगर मैं कहूँ कि अब यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, तो वो 4 है और हाइड्रोजन 8 हो जाएंगे। कैसे, जो ये यहाँ पर इस तरह से नंबरिंग प्रेजेंट होती है, इसका मतलब होता है जो ये सब्सटेंस नंबरिंग है और ये नंबरिंग है, ये दोनों
मल्टीप्लाई में है, यानी कि 4 × 2 = 8। सो इस तरीके से अगर मैं आपको कहूँ कि हाइड्रोजन कितनी है, यहाँ 8 और ऑक्सीजन कितने हैं 4। सो इस तरीके से हमने क्या किया, पहले यहाँ पर लिखा जो H2O है ये यहाँ पर हमने इसको ऑक्सीजन के साथ इक्वलाइज़ किया, तो यहाँ ऑक्सीजन 4 थे। कभी भी बैलेंसिंग के लिए आप चीज़ों को यहाँ नहीं लिखोगे, कहीं आप सोचो कि मैंने ऑक्सीजन को ये लो 4 लिख दिया, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपने हमेशा आगे ही नंबरिंग डालनी है। तो यहाँ से स्टूडेंट्स ऑक्सीजन हमारी इक्वल हो जाती है, यहाँ 4 है और यहाँ भी 4। लेकिन आपने एक बात नोट करनी है यहाँ कि ऑक्सीजन तो हमने इक्वल की, लेकिन उसके साथ साथ जो हाइड्रोजन है उसकी नंबरिंग भी चेंज हो गई। यहाँ हाइड्रोजन 2 थी, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन 8 हो जाती है। सो इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें आगे, अब हमें करना है क्या है, ट्राई टू इक्वलाइज ऑल द एटम्स ऑफ एलिमेंट्स ऑन रिएक्टेंट इन प्रोडक्ट साइड बाय एडिंग कोफिशिएंट इन फ्रंट ऑफ इट। यानी कि कोफिशिएंट इस वर्ड इसको कहा है, जैसे यहाँ पर 3 है 4 है, ये कोफिशिएंट्स है हमारे। अभी हमने क्या किया, यहाँ पर 4 राइट डाउन करने से हमारी ऑक्सीजन बैलेंस हो जाती है। लेकिन एक चीज़ और आपने नोट करनी है कि जो हमारी हाइड्रोजन है ये भी नंबर इसके बढ़ गए हैं। तो हाइड्रोजन के बच्चों नंबर हो गई है 8। कैसे हुए, 4 × 2 = 8। सेम एज इट इज़ हम यहाँ हाइड्रोजन को क्या करेंगे, अगर हम इस हाइड्रोजन को भी 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा यहाँ हो जाएगा 8। इसीलिए नेक्स्ट इक्वेशन में हमने इस हाइड्रोजन के आगे 4 को नोट डाउन कर देना है एज कोफिशिएंट। सो स्टूडेंट्स यहाँ से हमारे हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों तरफ बैलेंस हो जाते हैं। अब बात आती है आयरन की। आयरन यहाँ पर 3 है, Fe3 है यहाँ पर और यहाँ Fe है 1। तो हम क्या करेंगे, हमेशा की तरह Fe को बैलेंस करने के लिए हम Fe को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ Fe हमारे हो जाएंगे 3 और यहाँ भी Fe3। इस तरीके से बच्चों अगर हम कहें कि दोनों ही साइड सभी के सभी एलिमेंट्स हैं, दोनों ही तरफ इक्वल हो गए हैं, इसलिए अब हम कह सकते हैं कि ये रिएक्शन हमारी बैलेंस्ड है। जैसे अगर हम कंपेयर करें, यहाँ Fe कितने हैं स्टूडेंट्स 3, यहाँ भी Fe कितने हैं 3, यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं 8। मैंने आपको बताया था 4 के साथ 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे। सेम एज इट इज़ यहाँ भी हाइड्रोजन कितने हैं 8। यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, जो ये 4 प्रेजेंट है ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ ऑक्सीजन हो जाएंगे 4 और यहाँ भी ऑक्सीजन हो जाएंगे 4। इस तरीके से स्टूडेंट्स हमारी ये रिएक्शन बैलेंस हो जाती है। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, ये आयरन के ब्रैकेट में S रिप्रेजेंट करता है सॉलिड को, वाटर के ब्रैकेट में G रिप्रेजेंट करता है लिक्विड स्टेट को, सेम एज इट इज़ S रिप्रेजेंट करता है सॉलिड को, Ng गैशियस फॉर्म को। और स्टूडेंट्स कुछ रिएक्शंस में आपको ब्रैकेट में AQ भी लिखा हुआ मिलेगा, जिसका मतलब है एक्वस सॉल्यूशन। ओके, तो इस तरीके से ये टोटल 4 स्टेट्स भी रिप्रेजेंट हो जाती हैं। साथ में एक पॉइंट और आपने नोट डाउन करना है कि अगर नेसेसरी हो कंडीशंस तो टेम्परेचर, प्रेशर और कैटलिस्ट को भी आप एरो के ऊपर या नीचे लिखोगे। एरो के ऊपर और नीचे का मतलब है या तो आप यहाँ मेंशन करोगे या फिर यहाँ मेंशन करोगे। अगर कोई टेम्परेचर गिवन है, लाइक कि ये रिएक्शन हुई है आपकी 100 केल्विन पे, या कोई आपने इसके अंदर HCl या H2SO4 अलग से डाला है, तो वो आप स्टूडेंट्स यहाँ एरो के ऊपर या नीचे मेंशन करोगे। इस तरीके से स्टूडेंट्स हमारी जो ये रिएक्शन है वो बैलेंसिंग कंप्लीट होती है। ये आपने एक बार अच्छे से रीड आउट कर लेना है। अगर कोई प्रॉब्लम हो इसके अंदर तो ज़रूर आप कमेंट्स में उसको पूछ लें। डेफिनेटली हम उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, उसको रिवाइज करेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।